आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है RS कंप्लीट सॉल्यूशन। और आज हम बात करेंगे +1 अकाउंट इंट्रोडक्शन की। देखिए, आपने सब बच्चों ने 10th के बाद अभी ली है कॉमर्स, और कॉमर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है वो आता है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होती है, इसे अगर मैं साधारण भाषा में एक वर्ड या दो वर्ड्स में डिफ़ाइन करूं तो नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी चीज़ का हिसाब किताब करते हैं तो उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। बट अकाउंटिंग एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी टर्म है। वो कैसे, वो आप धीरे धीरे जानेंगे कि किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है और अकाउंटिंग के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो अकाउंटिंग किस लिए अकाउंटिंग की जाएगी। अब मेन दिक्कत आती है क्योंकि जब व्यवसाय होता है तो उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे किसी से उधार माल खरीद लिया, किसी को उधार माल बेच दिया, किसी से को एडवांस पैसे दे दिए। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन सारी को याद नहीं रखा जा सकता और इसलिए किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है, अकाउंटिंग। अब अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है और साथ में इसमें थ्योरी भी कवर की जाती है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अकाउंटिंग, और आज के हमारे लेक्चर में हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग करने के हमारे पास क्या लाभ हैं, और अकाउंटिंग की कुछ सीमाएं भी हैं वो भी हमें जाननी है, यानी कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं अकाउंटिंग का मीनिंग आपको एक लीगल टर्म्स में बताना चाहूँगा कि अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूज़र ऑफ जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। देखो, अकाउंटिंग क्या है, इन द सिंपल वर्ड में बात करूं, साधारण भाषा में बात करूं तो अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग करना। सबसे पहले कलेक्ट करना, जैसे कोई बिल आया अपने पास तो हमने उसको कलेक्ट किया, उसके बाद हमने उसको रिकॉर्ड किया, अपनी बुक में उसको लिखा, उसके बाद उसको क्लासीफाई किया कि ये उधार बिल है या फिर ये कैश में बिल है। उसके बाद ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद हम उनको समराइज़ करते हैं, और समराइज़ करने के बाद हम आंसर निकालते हैं कि क्या हमें इस व्यवसाय से फ़ायदा हो रहा है, यानी कि बिजनेस से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसको कहते हैं हम समराइजिंग करना। उसके समराइजिंग करने के बाद हम उनके जो अकाउंटिंग के यूज़र हैं, अब यूज़र कोई भी हो सकता है, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट जानना चाहती है कि आपके बिजनेस में कितना फ़ायदा हुआ, तो हम उसको वो अकाउंट्स दिखा देते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि उनको कितना टैक्स बनता है। तो इससे बहुत सारी समस्याएं सोल्व हो जाती हैं। अब हम बिजनेस मैन और हम लोन लेना चाहते हैं तो बैंक जो है वो हमारे अकाउंट्स देखकर ही हमें लोन प्रोवाइड करता है। तो ये बैंक जो अकाउंटिंग है वो डिसीजन मेकिंग में भी काम आती है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हमारे यहाँ पर कोई इंडियन में कोई अपना सेल्फ डेवलपमेंट सिस्टम नहीं है, तो हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है वो USA का सिस्टम अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं या उद्देश्य क्या होते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। जो भी ट्रांजैक्शन, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, याद रखना अकाउंट्स में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब है सर, आप हमें समझाओ। तो मैं इजी भाषा में अगर मैं आपको कहूँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो पैसे के लेन देन से रिलेटेड होती है। सपोज करो वर्कर की स्ट्राइक हो जाती है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, किसका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, किसमें, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, और किसके थ्रू, कुछ प्रिंसिपल्स के थ्रू। अब रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं इसमें यूनिक, तो वो हमें याद रखने हैं, तो वो आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कौन कौन से रूल्स हैं जिससे हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अवॉइड करना है अपने को, फ्रॉड और ओमिशन। देखो कई बार क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को पैसे दे देते हैं तो वो भी हम लिख लेते हैं, अगर हम ना लिखें, हम भूल जाएं तो वो क्या हो गया, वो हमें बताएगा नहीं, इससे क्या होगा, फ्रॉड हो गया। तो उस फ्रॉड को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है असर्टेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। देखो, हर एक बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है। जैसे कि अब मैं सपोज करो, एक होता है अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, और एक अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग फॉलो करते हैं, परंतु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार
हमें जो फॉलो करना होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च ही फॉलो करना होता है, ठीक है। तो हम एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना लाभ कमाया, कितनी हानि कमाई, वो उससे पता लग जाता है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो आता है असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखिए अकाउंट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, यानी कि हम बाजार में कहाँ लाई करते हैं, हमारी बैलेंस शीट में कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज़ हैं, यानी कि लोगों की देनदारियां कितनी हैं और लोगों से कितने पैसे लेने हैं, साधारण भाषा में बात करें। और इनका मतलब क्या होता है असेट्स का, लायबिलिटीज़ का, ये हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। किस किस को इन्फॉर्मेशन देंगे, मालिक को क्या देंगे कि इन्फॉर्मेशन कि कितना लॉस हुआ या कितनी हानि हुई। अब इन्वेस्टर यानी कि जो हमारे बिजनेस को लोन देने वाला है, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला है, तो उसको भी हम बताते हैं कि हमारे इतना फ़ायदा, इतना नुकसान हुआ। क्रेडिटर, अब जो बंदा हमारे को उधार माल देगा उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो वो हमें क्यों उधार दे, अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो वो हम उधार दे देगा इजीली, बैंक्स को से हमें लोन मिल जाएगा। और एम्प्लॉय भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि ये क्या ये सैलरी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हर एक यूज़र को अकाउंटिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन अलग अलग वे में प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद आता है 5वां ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, ताकि वो हेल्प ले सके, ताकि वो बजट बना सके कि कितनी सेल अगले साल करनी है, उसके हिसाब से वो एक बजट तैयार करते हैं, कितनी सेल करनी है, कितना पैसा हमें बाज़ार से उठाना है या कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, तो इससे सारी चीज़ें डिसीजन लिए जाते हैं। उसके बाद बात आती है अकाउंटिंग के फ़ायदे। सबसे पहला टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विच यूजफुल मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। अब इकोनॉमिक के मतलब ऐसी क्रियाएं जिससे पैसे का लेन देन होता है वो इकोनॉमिक क्रियाएं कहलाती हैं, यानी कि इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड डिसीजन लेने में हमें कौन मदद करेगा, अकाउंट्स मदद करेगा। दूसरा इट्स हेल्प टू ओनर टू कंपेयर 1 ईयर रिजल्ट विद अनदर ईयर। सपोज करो इस साल का हमारा जो प्रॉफिट है वो 10 लाख रुपए हुआ, अगले साल हमें प्रॉफिट हुआ 8 लाख का, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कम क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद तीसरा एडवांटेज आता है इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय मीन्स बैलेंस शीट, असेट कितनी है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी कैपिटल है। कैपिटल वो अमाउंट होती है बच्चों जो प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस का मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। चौथा एडवांटेज है सिस्टमेटिक और कंप्लीट हमें रिकॉर्ड मिल जाता है, ठीक है। ये कोर्ट में एक एविडेंस के रूप में मदद करता है। सपोज करो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें कहता है कि आपने अपना प्रॉफिट छुपाया है, आप हमें टैक्स नहीं दे रहे, तो हम अपने अकाउंट्स को बना करके कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना, हमने कुछ भी नहीं छुपाया है। उसके बाद आता है इट हेल्प टू फर्म असेसमेंट इन करेक्ट टैक्स लायबिलिटी। ये तो मैंने आपको पहले अभी डिस्कस किया कि हमें असेसमेंट करने में, हमें टैक्स की गणना करने में हमें मदद मिल जाती है। उसके बाद आता है प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट बिजनेस एंटिटी डिटरमाइनिंग द प्रॉपर परचेज प्राइस। अब प्रॉपर परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमें गुड्स खरीदने हैं तो मार्केट में बहुत सारी एंटिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस, रॉ मटेरियल खरीदना है हमें मान लो, तो हम उसको किस रेट पर खरीदेंगे, अगर हमारे अकाउंट्स प्रॉपर हैं तो हम उसे सस्ते दामों में खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारी अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो हमारी परचेजिंग पावर अच्छी हो जाती है इससे, ठीक है। तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में गुड खरीदेंगे तो हमें वो सस्ते रेट में मिल जाएगा। उसके बाद आता है अकाउंटिंग की कुछ सीमाएं भी होती हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग की क्या क्या सीमाएं हैं, तो पहली सीमा है कि इट इज़ अ हिस्टोरिकल नेचर, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस। मतलब ये जो है ऐतिहासिक, यानी कि पिछले साल का डाटा, जैसे जो हो चुका पास में घटना है हम उसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम इससे जो करंट वर्थ है उसका पता नहीं लगा सकते। मोर ओवर द फिगर गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ चेंज, मतलब इसके अंदर प्राइस के लेवल का चेंज का इफेक्ट नहीं लिया जाता। सपोज करो आपने गुड्स खरीद लिया 10 रुपये के हिसाब से, कोई आपने बहुत सारा गुड्स खरीद लिया, ठीक है। अब उसके प्राइस की जो होगी वो 20 रुपये हो गई, तो अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि हम उसको 12 रुपये पर या जो अभी करंट प्राइस हो रहा है उस पर दिखा दें, ठीक है। तो हमें पिछले हिस्टोरिकल नेचर पर ही उसे दिखाना पड़ता है। उसके बाद इट कंटेन ओनली इन्फॉर्मेशन विच एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम उसी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो पैसे की टर्म में है। सपोज करो मैंने 5 चेयर खरीद ली, अब 5 चेयर को रिकॉर्ड करने के लिए उसकी मनी चाहिए कि कितने पैसे की खरीदी, अगर वो हमारे पास नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम उस चेयर को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है इट मे बी अफेक्टेड विंडो ड्रेसिंग मैनिपुलेटिंग अकाउंट प्रेजेंट मोर
वो फेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एक्चुअल पोजीशन। नॉर्मल सी बात है कि जब एक बंदा अपने अकाउंट्स बना रहा है तो वो ये भी दिखा सकता है, गलत इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकता है ना, कि मेरे पास इतनी एसेट पड़ी है, इतने का स्टॉक पड़ा है। तो वो क्या कर सकता है उसमें, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि झूठा दिखावा करना, ठीक है, झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद आता है it is not free from the personal biases and judgment of the people dealing. For example, different people have different opinion regarding the asset calculating, depreciation, provision of doubtful and debts. देखो नॉर्मल सी बात एक है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये जो है अकाउंटिंग होती है वो पर्सनल जजमेंट पर बेस्ड होती है। अब हम एक अपनी असेट्स होती है जो चीज़ हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिट देगी, ठीक है, जो हमें पैसा जनरेट करके देगी, हम उसे एसेट कह सकते हैं साधारण भाषा में। अभी मैं आप इतना ही समझ लीजिए, हम एसेट की डेफिनेशन पर जाएंगे, एसेट के एग्जांपल भी देखेंगे। और एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हरास लगना, यानी कि कमी आना उसके मूल्य पर। तो उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, तो कोई भी बंदा अलग अलग मेथड लेकर के डेप्रिसिएशन लगा सकता है। तो इसकी लिमिटेशन, ये भी एक बड़ी लिमिटेशन है कि लोग अलग अलग मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग की एक बड़ी सीमा है या लिमिटेशन है। उसके बाद बात आती है, it is based on various concept and convention which hamper the disclosure of realistic financial position of the business. अब नॉर्मल सी बात एक है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, कन्वेंशंस हैं, मान्यताएं रखी जाती हैं। तो वो अलग अलग होने से जो रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो हट जाती है। एग्जांपल देखो, नॉर्मल सा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, असेट इन द बैलेंस शीट आर शोन एट कॉस्ट। नॉर्मल सी बात है, असेट जो है वो हमने आज से 5 साल पहले कोई बिल्डिंग खरीदी थी, वो कितने की थी, 10 लाख की। आज 5 साल बाद उसकी वैल्यू 20 लाख हो गई। लेकिन एज पर अकाउंटिंग कंसेप्ट हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं, तो अभी अभी उसकी वैल्यू कितनी दिखाएंगे बुक्स में, 10 लाख ही दिखाएंगे। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, वो एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन हो जाएगी, रियलिस्टिक नहीं रहेगी, यानी कि हम जो है वो कॉस्ट को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये हमारे लिए हैम्पर कर सकता है, डिस्क्लोजर को क्या कर सकता है, हैम्पर कर सकता है। तो ये लेखांकन की क्या है, कुछ सीमाएं हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए हिंदी में भी आपको साथ साथ दे दिया है। जो बच्चे हिंदी मीडियम है वो ऐसी की ऐसी लैंग्वेज को याद करने की थोड़ी कोशिश करें, और इधर उधर वर्ड हो सकते हैं, अगर आपको कुछ वर्ड इंग्लिश में पिक करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट आपको इस तरह की लैंग्वेज लिखने के ही नंबर दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, यानी कि आप नॉर्मल हिंदी नहीं लिख सकते। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके ऊपर। आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने आज बात की कि अकाउंटिंग क्या होती है और उसके लाभ क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं और उसकी लाभ क्या हैं और उसकी क्या सीमाएं हैं। तो हमने 3 टॉपिक आज डिस्कस किए। इस थ्योरी में से एक टॉपिक आपको पक्का एग्जाम में मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के, या अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या हैं, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। ये आपको सेम टू सेम टॉपिक बीको में भी मिलने वाला है। तो इसको अच्छे से कर लीजिए ताकि आपके बेसिस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आप आगे कॉमर्स में जा पाएंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस जो है हमारी एजुकेशन से रिलेटेड मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।